हमारे YouTube चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वाटरफॉल मॉडल की। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज वाटरफॉल मॉडल एंड देन उसके डिफरेंट फेजेस के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे एंड देन क्या इसका रिक्वायरमेंट है, किस कंडीशन में इस मॉडल को हम यूज कर सकते हैं। सो वाटरफॉल मॉडल इट इज सिंपली अ टाइप ऑफ SDLC मॉडल। SDLC मॉडल मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, वो वीडियो आप वहां से रेफर कर सकते हो, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि व्हाट एक्चुअली SDLC इज। अब यहाँ पे वाटरफॉल मॉडल की अगर हम बात करें, तो वाटरफॉल मॉडल भी एक टाइप है आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल का, जो कि किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए क्या क्या फेजेस रिक्वायरमेंट है, उन सारे फेजेस को ये कंक्लूड करता है। वो सारे फेजेस के को यूज करते हुए किसी सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, तो इन सारे फेजेस के बारे में आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सो वाटरफॉल मॉडल क्या है कि जनरली दिस मॉडल एज्यूम्स कि कोई भी अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है, मींस कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हमें अगर बनाना है, सो ये मॉडल ये एज्यूम करके चलता है कि हमें इनिशियली सारी रिक्वायरमेंट्स पता होंगी। इसके अलावा एक और चीज जो इस मॉडल की मींस स्पेशलिटी है कि दिस इज नोन एज द लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल। लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल का मतलब ये है कि जब भी कोई भी एक फेज यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं एंड जब तक ये फेज कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक हम कोई भी दूसरा फेज यहाँ पे स्टार्ट नहीं कर सकते। दैट मीन्स कोई भी नेक्स्ट फेज है उसके लिए जो इनपुट होगा वो प्रीवियस फेज का आउटपुट होगा। दैट मीन्स आफ्टर कंप्लीटिंग दिस फेज जो भी आउटपुट हमें यहाँ पे मिलेगा ये इस पर्टिकुलर फेज के लिए इनपुट का काम करेगा। इसी तरीके से ये फेज कंप्लीट करने के बाद इस फेज का जो आउटपुट होगा वो नेक्स्ट फेज के लिए इनपुट का काम करेगा एंड सो ऑन। ये जैसे कि आपको यहाँ पे सर दिखाई पड़ रहा होगा, इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन है। इसके अलावा इसको वाटरफॉल क्यों कहते हैं? बिकॉज इसका जो ये सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन है दिस इज लाइक अ वाटरफॉल। आपको यहाँ पे जैसे इस तरीके से ये दिखाई पड़ रहा है, सो इसलिए इसको ये वाटरफॉल मॉडल कहा जाता है। अब इसके अलावा अगर हम फेजेस की बात कर लें कि क्या क्या फेजेस हैं इस वाटरफॉल मॉडल में, तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा फर्स्ट फेज है फिजिबिलिटी स्टडी, देन इसके बाद है रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन, इसके बाद नेक्स्ट फेज है डिजाइनिंग, देन कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग, आफ्टर दैट इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग एंड लास्ट फेज इज मेंटेनेंस। सो सबसे पहले अब हम बात करते हैं फिजिबिलिटी स्टडी की। सो फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब ये है कि हम चेक करते हैं कि जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यहाँ पे स्टार्ट करना है, कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो कोई कंपनी है सपोज और वो कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाना चाहती है, तो सबसे पहले वो यहाँ पे चेक करेगी कि क्या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाना फीजिबल है या नहीं। दैट मीन्स कि क्या उस प्रोडक्ट को बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है, और वो फिजिबिलिटी यहाँ पे 3 टाइप से चेक की जा सकती है। फर्स्ट इज इन टेक्निकल टर्म्स, दैट इज टेक्निकल फिजिबिलिटी, देन नेक्स्ट इज इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी एंड आफ्टर दैट ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। सो टेक्निकल फिजिबिलिटी का मतलब ये है कि जो भी टेक्निकल रिसोर्सेस अवेलेबल हैं क्या वो सफिशिएंट है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए कि नहीं। तो ये इस बात का आंसर हमें इसमें मिल जाएगा इन चेकिंग दी टेक्निकल फिजिबिलिटी। अगर नहीं, मान लीजिए वो टेक्निकल रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कलेक्ट ऑल द टेक्निकल रिसोर्सेस। वो सारे रिसोर्सेस यहाँ पे कलेक्ट करेंगे, देन ओनली वी कैन स्टार्ट द डेवलपमेंट। अब इसके बाद नेक्स्ट है इसी तरीके से इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। सो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी के केस में क्या करेंगे कि जो भी डेवलपमेंट हमने स्टार्ट किया है तो सबसे पहले उसका हम बजट एस्टिमेट करेंगे कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने का क्या कॉस्ट आएगा, और जो भी वो कॉस्ट टोटल है उसको हम कंपेयर करेंगे हमारे पास जो बजट अवेलेबल है उससे। अगर वो इक्वल है या उससे ज्यादा है तो डेवलपमेंट स्टार्ट हो सकता है, बट अगर वो बजट कम है और हमारे पास कोई अदर रिसोर्सेज नहीं है, सोर्सेज नहीं है जहां से कि हमें फंड अवेलेबल हो सकता है, सो इन दैट केस ये यहाँ पे प्रोडक्ट उसका डेवलपमेंट नहीं किया जा सकता है। सो इस तरीके से एक एस्टिमेशन रिक्वायर्ड होगा। पहले उतना अमाउंट हमें कलेक्ट करना पड़ेगा जितना टोटल एस्टिमेट है इस प्रोडक्ट का, देन इसके बाद ही यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिबिलिटी स्टडी। अब अगर हमने चेक कर लिया
कि हमारा प्रोडक्ट यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि बन सकता है कि नहीं बन सकता है। अगर यहाँ पे नहीं बन सकता है तो इसी फेज पे हमारा डेवलपमेंट स्टॉप हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे सारी फिजिबिलिटी चेक करने के बाद अगर ये सारी फिजिबिलिटी ये बताती है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट किया जा सकता है, तो इसके बाद नेक्स्ट फेज पे आएंगे। नेक्स्ट फेज होगा रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन। सो इस फेज को जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट फेज इज रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस एंड सेकेंड इज रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो इस तरीके से इन वाटरफॉल मॉडल ये फेज 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका है रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस एंड सेकेंड इज स्पेसिफिकेशन। इसमें रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस में जनरली अब क्या है, जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट का सिलेक्शन किया है कंपनी ने कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमें बनाना है, हम मान लीजिए हमें उसको मार्केट में लॉन्च करना है, तो उसके पहले उसे कस्टमर्स तो पता ही होना चाहिए कि कौन से कस्टमर्स होंगे वो उस प्रोडक्ट को जो यूज करेंगे। सो अगर मान लीजिए आप कोई भी नया प्रोडक्ट बना रहे हो, मार्केट में लेके आ रहे हो, तो उससे पहले ऑब्वियसली ये जानने की कोशिश तो करोगे ही कि उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए कितने कस्टमर्स अवेलेबल हैं या कोई भी उस प्रोडक्ट को यूज करना चाहता है या नहीं। अब ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करने के कई सारे तरीके हैं। लाइक आप कोई भी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर सकते हो एंड उस वर्कशॉप में आप अपने प्रोडक्ट के बारे में एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे सकते हो, जिससे कि यूजर्स को एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि आपका प्रोडक्ट एक्चुअली है क्या। एंड उसको चेक करने के बाद यूजर्स अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं कि वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को उस कंपनी से बनवाना चाहते हैं या नहीं। इसके अलावा और एक तरीका हो सकता है, आप क्वेश्चनर्स ऑर्गेनाइज कर सकते हो या सर्वे एनालिसिस कर सकते हो। सो उस बेसिस पे ये सारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे गैदर की जा सकती है एंड आफ्टर गैदरिंग द रिक्वायरमेंट्स उसको एनालाइज किया जा सकता है, चेक किया जा सकता है कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उस बेसिस पे इस प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करना सही होगा या नहीं। एंड आफ्टर दिस ये सारा रिक्वायरमेंट गैदर करने के बाद अगर सपोज कुछ यहाँ पे यूजर्स अपना इंटरेस्ट शो करते हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डेवलप कराने के लिए, सो इन दैट केस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन विल बी डन। सो इसमें क्या होगा कि जो भी रिक्वायरमेंट है यूजर्स की, मान लीजिए यहाँ पे कस्टमर्स जो हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट बता दी कि सो एंड सो हमारी रिक्वायरमेंट है। सो आफ्टर गैदरिंग दीज रिक्वायरमेंट्स उसको एक डॉक्यूमेंट उसका देन हम प्रिपेयर करते हैं। दिस इज नोन एज द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। सो इसका एप्रोप्रिएशन ये है कि इन फ्यूचर इसको हम रेफर कर सकते हैं फॉर इंक्वायरिंग अबाउट द रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि इसमें जो भी यूजर्स की रिक्वायरमेंट है वो डिटेल में लिखी जाती है। इसी बेसिस पे फर्दर जो भी डेवलपमेंट्स है वो किए जाते हैं, यानी कि जो भी आपका डिजाइनिंग होगा, कोडिंग होगा, वो सारा डिजाइनिंग वो बेस्ड होगा आपका जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट इस पर्टिकुलर एसआरएस में मेंशन किया गया है। इस फेज को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट आपका जो फेज आता है वो है डिजाइनिंग फेज। तो डिजाइनिंग फेज में अब हम क्या करेंगे कि जो भी हमने एसआरएस बनाया है, सपोज उसमें जो भी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स लिखी गई है, अब उसको हम इन फॉर्म ऑफ सम डिजाइन किसी डिजाइन के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे, जिससे कि फर्दर उस डिजाइन पे बेस्ड हमारा आगे डेवलपमेंट किया जा सके। सो ये डिजाइनिंग आपका क्या होगा, आर्किटेक्चरल डिजाइन होगा। सो इसमें जो भी मॉड्यूल्स आपके हैं इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के, वो सारे मॉड्यूल्स का डिजाइनिंग इस फेज में किया जाएगा। सो सब इसमें मेन जो इंपॉर्टेंट टास्क है आपका डिजाइनिंग फेज का वो क्या है, कन्वर्टिंग एसआरएस इनटू सम स्ट्रक्चर, दैट इज डिजाइनिंग मॉड्यूल्स। वो आप डिफरेंट मींस यहाँ पे जैसी रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट डिफरेंट डिजाइनिंग डिफरेंट मॉड्यूल्स की यहाँ पे की जा सकती है। आफ्टर कंप्लीटिंग द डिजाइन नेक्स्ट कम्स द कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग। अभी क्या है कि सपोज डिजाइन हमने बना लिया कि कैसा हमारा जो है सॉफ्टवेयर वो दिखना चाहिए, कितने उसमें मॉड्यूल्स होने चाहिए, कैसे वो काम करेगा, ये सारी चीजें एक उसका रफ यहाँ पे हमने आइडिया ले लिया है और उसका डिजाइन कर लिया है। अब उसको क्या करेंगे, कोड करेंगे एंड देन यूनिट टेस्ट। सो कोडिंग में हम सिंपली क्या करते हैं, बाय यूजिंग सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे कि किस पर्टिकुलर लैंग्वेज में इसको कोड करना है, देन उस लैंग्वेज का यूज करके इस डिजाइन को कन्वर्ट करेंगे
कोडिंग के फॉर्म में, दैट मीन्स उसका प्रॉपर प्रोग्रामिंग इस फेज में किया जाता है। एंड यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, इन डिजाइनिंग फेज डिफरेंट मॉड्यूल्स बनाए जा रहे हैं। सो जो कोडिंग होगी वो कोडिंग मॉड्यूल वाइज करेंगे, हर एक मॉड्यूल के लिए उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट इसको टेस्ट करेंगे इंडिविजुअल मॉड्यूल्स को फॉर द एरर्स। ये जो भी मॉड्यूल इसको अगर यहाँ पे कोड किया गया है, सो अब यहाँ पे एक एक मॉड्यूल को चेक करेंगे कि उसमें कोई एरर तो नहीं है, और अगर कोई एरर है तो उसको वहां पे हम रिमूव करेंगे। तो ये रोल है आपका कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग फेज का। That's why this phase is called the unit testing, because individual modules are checked, so that is why this is known as the unit testing. अब इसके बाद integration and system testing. So integration का काम क्या है? जितने भी modules बनाए गए, suppose इस तरीके से separate modules बनाए गए हैं, now in this phase joining of the modules will be done. यानी कि जितने भी मॉड्यूल्स बनाए गए थे उन सारे मॉड्यूल्स को अब हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे एंड देन आफ्टर इंटीग्रेशन अ कंप्लीट सिस्टम टेस्टिंग विल बी परफॉर्म, जिसमें कि आफ्टर जॉइनिंग ऑल द मॉड्यूल्स इसको हम टेस्ट करेंगे फॉर द एरर्स कि कंबाइन करने के बाद क्या ये प्रॉपर सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है या नहीं। अब इसको चेक करने के बाद लास्ट इज मेंटेनेंस। सो मेंटेनेंस का मतलब ये है, मेंटेनेंस का रोल कब आता है कि आफ्टर दिस स्टेप इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग करने के बाद इसको हम डिलीवर करेंगे यूजर को, और यूजर क्या करेगा वहां पे एक्सेप्टेंस टेस्टिंग परफॉर्म करेगा बिफोर एक्सेप्टिंग द प्रोडक्ट। सो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में यूजर चेक करेगा कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, अगर वहीं से कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो यहीं पे रिटर्न कर देगा वो डेवलपर को फॉर फर्दर इंप्रूवमेंट, या ये हो सकता है कि सक्सेसफुल डिलीवरी हो गई है बट इन फ्यूचर अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है सो इसमें अगेन उसको डेवलपर को फिर से ये दिया जाएगा वो आपका सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट फॉर चेकिंग द एरर्स। सो मेंटेनेंस पार्ट इज ऑल अबाउट द चेकिंग एरर्स एंड करेक्टिंग देम। सो इन दिस फेज the system the product is checked for the errors कि उसमें कोई एरर तो नहीं आ रही है, और अगर कोई एरर आ रही है सो उसको यहाँ पे करेक्ट किया जाएगा, फिक्स किया जाएगा एंड देन उसका करेक्ट वर्जन यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। सो ये है आपका वाटरफॉल मॉडल, ये है इसके सारे फेजेस एंड देन उसका ये सारा मैंने स्टेप, हर एक स्टेप में क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएंगे ये सारी चीजें इसमें मैंने मेंशन की है। अब अगर हम वाटरफॉल मॉडल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें, सो इसके कुछ एडवांटेजेस मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस, इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो एडवांटेजेस क्या है? सिंपल एंड इजी टू यूज। जैसे कि आप देख रहे हो कि सिंपली फेजेस है, एक फेज कंप्लीट हो रहा है, दूसरे फेज पे आ जा रहा है, फिर कंप्लीट हो रहा है, नेक्स्ट फेज पे आ रहा है एंड सो ऑन। सो इस तरीके से बहुत ही सिंपल डिजाइन का है ये मॉडल, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें, इजीली एक एक फेज को कंप्लीट करते हुए हम नेक्स्ट फेज में मूव कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एडवांटेज है, इट इज सूटेड फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट वेयर रिक्वायरमेंट्स आर वेल डिफाइंड। दैट इज कि इस मॉडल का एक मींस प्रायर रिक्वायरमेंट ये है कि ये उसी टाइप के प्रोजेक्ट्स के लिए इसको यूज किया जा सकता है जहां पे सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स हमें पहले ही पता हो, इनिशियल लेवल पे ही हमें सारी रिक्वायरमेंट्स पता हो और उसी बेसिस पे ये सारे फेजेस इसको डेवलप किया जा सकता है। अब अगर सपोज यूजर यहाँ पे बीच में रिक्वायरमेंट चेंज करना चाहे सो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, सारी रिक्वायरमेंट्स हमें पहले से ही पता होना चाहिए। बीच के किसी स्टेप पे अब यूजर आके कहे कि नहीं हम ये रिक्वायरमेंट चेंज करना चाहते हैं या उसमें कोई रिक्वायरमेंट ऐड करना चाहते हैं, सो ये इसमें इस टाइप का मॉडल नहीं है। सिंपली सब ये अज्यूम करके चलता है कि सारी की सारी यहाँ पे रिक्वायरमेंट हमें पहले पता हो और उस रिक्वायरमेंट के लिए ये डेवलपमेंट कर सकता है। अब नेक्स्ट एडवांटेज इसका है एलैबोरेट डॉक्यूमेंटेशन इज डन। एलैबोरेट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये है कि जैसे मैंने इसमें आपको जब मॉडल डिस्कस किया था तो बताया था कि हर फेज पे एक डॉक्यूमेंटेशन इसका प्रिपेयर किया जाता है। सो उसका बेनिफिट ये है कि किसी भी फेज पे अगर कोई भी मान लीजिए प्रॉब्लम अराइज होती है सो वी कैन रेफर दोज डॉक्यूमेंट। लाइक इस पे एसआरएस बनाया जाता है आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज पे, इसी तरीके से डिजाइन डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं इन डिजाइनिंग फेज एंड कोडिंग के लिए एंड टेस्टिंग के लिए भी इसके टेस्ट डॉक्यूमेंट एंड कोड डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं सो दैट उसको कभी भी अगर रिक्वायरमेंट आती है तो
उसको हम रेफर कर सकते हैं। तो ये है इस मॉडल का एडवांटेज। अब इसके अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इस मॉडल का जो हमें अभी तक दिखाई पड़ रहा है कि इसमें कोई भी फीडबैक पाथ आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है। फीडबैक पाथ का मतलब ये है कि हम सपोज अगर किसी ही स्टेप से उसके प्रीवियस फेज में जाना चाहें तो उसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है। आगे तो हम जा सकते हैं, जैसे आपको ये दिखाई पड़ रहा है कि इस फेज से इस फेज में, फिर नेक्स्ट फेज में ये तो आया जा सकता है, बट इसको कहीं मान लीजिए अगर इस फेज में कोई एरर अगर होती है और अगर हमें पता चलता है कि इस फेज में आइडेंटिफाई हमने कर लिया कि इस प्रीवियस फेज में कोई एरर आ गई थी, बट यहाँ पे कोई इसमें पाथ अवेलेबल नहीं है जो कि हमें इस फेज तक पहुंचा सके, जिससे कि हम इस फेज की एरर को रिमूव कर सके। सो ये इस वाटरफॉल मॉडल का मेजर ड्रॉबैक है। इसको यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया हुआ है, लाइक नो फीडबैक पाथ इज अवेलेबल। इसके बाद नेक्स्ट डिसएडवांटेज है डिफिकल्टी इन अकोमोडेटिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट, बिकॉज यहाँ पे कोई भी ऐसा अवेलेबिलिटी नहीं है किसी भी फेज की जो कि बीच में कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को जहां पे ऐड या डिलीट किया जा सके। तो क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी फीडबैक पाथ भी अवेलेबल नहीं है और इस टाइप का कोई भी प्रोविजन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया है, जिससे कि बीच में इन बिटवीन अगर कोई भी कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट्स को चेंज करना चाहे तो वो उसको कर सके। अब इसके बाद नेक्स्ट डिसएडवांटेज है एब्सेंस ऑफ ओवरलैपिंग फेजेस। एब्सेंस ऑफ ओवरलैपिंग फेजेस का मतलब ये है कि मैंने आपको इस मॉडल में बताया था कि जब तक एक फेज कंप्लीट नहीं होता है हम दूसरे फेज में मूव नहीं कर सकते हैं। सो इससे यहाँ पे ड्रॉबैक इसका क्या है कि टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा हो जाता है कि जब तक एक फेज कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक हम दूसरे फेज में मूव ही नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स वी हैव टू वेट जब तक कि कोई आपका प्रीवियस फेज कंप्लीट ना हो जाए। अब इसके बाद नेक्स्ट डिसएडवांटेज है लिमिटेड कस्टमर इंटरेक्शन। मैंने आपको बताया था कि एट द टाइम ऑफ एसआरएस, जब यहाँ पे एसआरएस बनाया जाता है यहाँ पे सिर्फ यहाँ कस्टमर से आप इंटरेक्ट किया जाता है, एंड एट द टाइम ऑफ फाइनल डिलीवरी टू द कस्टमर इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कस्टमर का इंटरेक्शन है, इन बिटवीन कोई भी इंटरेक्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अब इसके बाद लास्ट यहाँ पे डिसएडवांटेज जो मैंने मेंशन की है वो है इंक्रीमेंटल डिलीवरी इज नॉट सपोर्टेड। दैट मीन्स कि जब तक कि ये सारे फेजेस कंप्लीट नहीं हो जाते हैं, प्रोडक्ट पूरी तरह से रेडी नहीं हो जाता है, वो कस्टमर को डिलीवर नहीं किया जा सकता है। इस तरीके से नहीं है कि सपोज कुछ पार्ट उसका कंप्लीट हो जाए और वो हम तब तक कस्टमर को दे दें यूज करने के लिए एंड फर्दर उसको इंप्रूव किया जा सके, ऐसा कोई भी प्रोविजन इस मॉडल पे अवेलेबल नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट वाटरफॉल मॉडल। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मॉडल लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो।